में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। बिल्कुल सही कहावत है। और बात जब संघ के पूर्व प्रचारक की हो तो ये बात और भी सही हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज किसकी बात हो रही है। आज बात हो रही है यशवंत शिंदे की। सवाल यह है कि कौन है ये यशवंत सहदेव शिंदे। जी हां, खबरों की दुनिया में आज एक ऐसी खबर सामने जिसने देश के सबसे बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के भीतर हड़कंप मचा दिया। नागपुर से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक इस वक्त सिर्फ एक ही चिट्ठी की चर्चा हो रही है। आरोप तो राजनीति में रोज लगते हैं, लेकिन जब आरोप लगाने वाला कोई विपक्षी नेता ना हो बल्कि संघ के ही भीतर सालों तक काम कर चुका एक पूर्व प्रचारक हो तो मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर हो जाता है। जरा सोचिए, अगर कोई ये कहे कि आरएसएस के भीतर बम बनाने की पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है तो ये मामला कितना गंभीर हो जाएगा। और बड़ा सवाल यह है कि ये तब याद आ रहा है जब संघ से पूर्व हो जाते हैं। जी हां, संघ के पूर्व प्रचारक यशवंत सहदेव शिंदे ने एक ऐसा पत्र लिखा जिसने देश की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया। यशवंत शिंदे ने यह चिट्ठी किसी आम मंच से जारी नहीं की, बल्कि उन्होंने सीधे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे को लिख करके पत्र भेज दिया। इस पत्र में यशवंत शिंदे ने जो मांगे रखी हैं वे किसी को भी चौंका सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी मांगे। पहली मांग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस, जिसमें वो खुद थे, और विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और बजरंग दल पर तुरंत प्रभाव से देशव्यापी प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरी मांग, इन तीनों संगठनों को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। तीसरी मांग, संघ प्रमुख मोहन भागवत, वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार और वीएचपी महासचिव मिलिंद परांडे को गिरफ्तार कर उनसे गहन पूछताछ की जाए। मांगे तो उठा दी गई, लेकिन अब सवाल यह है कि कल तक जिस आरएसएस के लिए यशवंत शिंदे प्रचारक का काम करते थे, आज उसी संगठन में उन्हें इतनी बड़ी कमियां और साजिश क्यों दिखाई दे रही है। और उनकी ये जो मांगे हैं, कैसे मान लिया जाए कि ये मांगे बिल्कुल सही है, कैसे मान लिया जाए कि उनका ये गंभीर आरोप सही है, क्योंकि कल तक तो वो खुद ही उसी पाले में खड़े थे। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। शिंदे का दावा है कि उनके पास 2000 के दशक में हुए बम धमाकों को लेकर कुछ ऐसे सच हैं जो देश के सामने आने बेहद जरूरी है। अब अगले 20 मामले उन्होंने उठाए जिसमें उन्होंने पूरी चिट्ठी का पोस्टमार्टम कर दिया। यशवंत सहदेव शिंदे का यह पत्र सिर्फ बयानों का पुलिंदा नहीं, इसमें 2000 के दशक के उन जख्मों को उकेरने का दावा किया गया जिसने देश को हिलाकर रख दिया। अपनी चिट्ठी में यशवंत शिंदे ने सबसे गंभीर आरोप 2004 से 2008 के बीच हुए बम विस्फोटों को लेकर लगाया। गौर कीजिएगा, ये वो बम विस्फोट हैं जो आज तक लोगों के जहन में बैठे हुए हैं। यशवंत शिंदे का दावा है कि 2004 से 8 के बीच देश के अलग अलग राज्यों में जो बम धमाके हुए थे, कोई अचानक कोई घटना नहीं थी, बल्कि वे राजनीतिक लाभ हासिल करने और देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थे। वाह जी वाह, शिंदे जी को यह बात अब याद आती है जब पूरे देश में तबाही मच जाती है, जब पूरे देश में खूनी मंजर देखने को मिलता है, जब मासूम से लेकर आम जनता तक मौत के गाल में समा जाती है, तब उनको याद आ रहा है कि यह पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी। तब उनकी सच्चाई कहां थी। अब आगे सुनिए कि उनका क्या कहना है। यशवंत शिंदे का कहना है कि इन गतिविधियों और बैठकों की जानकारी संघ और वीएचपी के शीर्ष नेतृत्व को थी। वे अपने पत्र में संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी नाम घसीट लेते हैं और तो और नेता इंद्रेश कुमार और वीएचपी महासचिव मिलिंद परांडे का नाम सीधे तौर पर लेते हैं और कह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी के बिना इस पूरी साजिश का सच सामने नहीं आ सकता। जरा सोचिए, एक पूर्व प्रचारक का यह कहना कि चुनाव में फायदा उठाने के लिए देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची गई थी, यह अपने आप में कितना बड़ा और संवेदनशील दावा है। लेकिन यहां कई सवाल उठाते हैं। क्या यशवंत शिंदे के पास इन दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस कागजात या सबूत है, या फिर ये आरोप किसी व्यक्तिगत रंजिश या किसी बड़ी राजनीतिक पटकथा का हिस्सा है? क्या इतने सालों बाद इस तरह की चिट्ठी का आना महज
एक इत्तेफाक मान लिया जाए, या फिर ये कहा जाए कि देश के प्रति प्रेम जाग गया। तब प्रेम कहां था देश के प्रति, जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, जब बम ब्लास्ट हो रहा था। अब आप कह रहे हैं कि राजनीतिक हित साधने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। बड़ी उलझी हुई गुत्थी है। राजनीतिक हित लेने के लिए ये सारे कारनामे किए गए, तब आप अंदर बैठ के सब कुछ शांति से, या फिर ये कहें मौन होके सुनते रहे, आंखें बंद करके फिर भी सारी घटनाओं को घटते देखते रहे, और आज आपको ये कहानी याद आ रही है। इस चिट्ठी के सार्वजनिक होते ही देश के राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का तूफान आ चुका होना भी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने कहा था, घर का भेदी लंका ढाए। एक तरफ जहां कांग्रेस और विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे, वहीं दूसरी तरफ संघ और बीजेपी के समर्थक इसे एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं। अब साजिश कौन कर रहा, यह अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि ना अभी तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं यशवंत सिंधे की तरफ से। हां, वो जगह जगह अपनी आवाज उठाने के लिए बाइटें दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तमाम चैनलों पे बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी कोई सबूत नहीं देखने को मिले। अब ऐसा ना हो कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही हो। इस मामले को दो अलग अलग दृष्टिकोणों से समझने की जरा कोशिश करते हैं। अगर कानूनी नजरिए से देखें तो क्या किसी पूर्व कार्यकर्ता के पत्र मात्र से किसी इतने बड़े संगठन यानी कि यूएपीए या आतंकवाद विरोधी कानून लागू हो सकता है? कानूनी जानकारों का मानना है कि अतीत में भी मालेगांव समझौते एक्सप्रेस या अन्य मामलों में भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालतों में लंबी सुनवाई के बाद कई आरोपी बरी हुए और आरोप साबित नहीं हो सके। ऐसे में बिना किसी ठोस फॉरेंसिक सबूत या न्यायिक फैसले के इतने शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी की मांग कानूनी रूप से कितनी व्यवहारिक है? दूसरी तरफ राजनीतिक पहलू को समझिए। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे को पत्र भेजे जाने के अपने राजनीतिक मायने समझ रहे हैं आप। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां संघ और बजरंग दल जैसे संगठनों पर पहले भी राजनीतिक जुबानी जंग होती रही है। विपक्ष का कहना है कि अगर कोई अंदरूनी व्यक्ति इतने संगीन दावे कर रहा है तो कम से कम एक उच्च स्तरीय जांच आयोग का गठन होना चाहिए। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि देश की सुरक्षा और निष्पक्षता के लिए इस पत्र की जांच जरूरी है। फिर बात आती है कि आरएसएस जो 1925 में स्थापित हुआ था और अब अपने 100 साल पूरे करने की ओर बढ़ रहा है। एक शताब्दी के सफर में संघ ने कई उतार चढ़ाव देखे। 3 बार संघ पर प्रतिबंध भी लगा और हर बार संघ कानूनी और सामाजिक रूप से बेदाग होकर बाहर निकला। लेकिन जब आरोप बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि घर का ही कोई व्यक्ति लगाता है तो संगठन के सामने चुनौतियां अलग तरह की होती हैं। संघ अपने 100 साल के दौर को पूरा करते हुए लगातार जश्न मना रहा है, जगह जगह पे आयोजन कर रहा है और कार्यक्रम कर रहा है, अपने किए गए कार्यों को गिना रहा है। ऐसे में पूर्व प्रचारक यशवंत सिंधे के इन आरोपों से जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं। क्या संघ के भीतर पूर्व कार्यकर्ताओं का कोई ऐसा वर्ग तैयार हो रहा है जो संगठन की नीतियों से असंतुष्ट है? क्या इस चिट्ठी के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई संज्ञान लेगा या इसे पूरी तरह से खारिज कर देगा? आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस चिट्ठी का असर क्या होगा? यशवंत सहदेव शिंदे का गृह मंत्री अमित शाह और कर्नाटक के गृह मंत्री को लिखा गया ये पत्र अब महज कागज का एक टुकड़ा नहीं रह गया। ये देश की राजनीति में एक ऐसा विस्फोट मुद्दा बन चुका है जिसकी तपिश आने वाले दिनों में और तेज होना तय है। संघ ऐतिहासिक सफर के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे समय में उसी के पूर्व प्रचारक का बाहर आकर सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार और मिलिंद परांडे जैसे दिग्गजों को कटघरे में खड़ा कर देना कोई सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती। ये मामला सिर्फ आरोपों और प्रत्यारोपों तक सीमित भी नहीं रह सकता। ये सीधे तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा, न्याय प्रणाली और राजनीतिक नैतिकता से जुड़ा हुआ है। आज इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश के सामने 4 सबसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हर नागरिक जानना चाहता है। क्या एक पूर्व प्रचारक का यह पत्र केवल राजनीतिक पब्लिसिटी या व्यक्तिगत असंतोष का नतीजा, या फिर इसके पीछे वाकई कोई ऐसे तथ्य और कागजात हैं जिन्हें
जिन्हें अब तक देश से छिपा कर रखा गया। अगर यशवंत सिंधे के दावों में जरा भी सच्चाई है तो क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियां इस चिट्ठी को आधार बनाकर प्राथमिक जांच करके पूरी तरीके से इस मामले को खोल करके तह तक जा करके यशवंत सिंधे के दिए गए बयानों की सच्चाई जांच करने में कामयाब हो पाएंगी, या फिर इसे बिना किसी जांच के पूरी तरह से खारिज होते हुए देखा जाएगा? और कहीं ऐसा ना हो कि यशवंत सिंधे के लगाए गए आरोप बेबुनियाद साबित हो और फिर से एक बार आरएसएस बेदाग साबित हो जाए। क्या विपक्षी दल इस पत्र को आने वाले चुनाव और संसद के सूत्रों में एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा? सत्र जब संसद का चलता है तो स्थितियां बड़ी गंभीर होती हैं। क्या सहानुभूति बनाम तुष्टीकरण की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? क्या बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया ठोस सबूत के देश के इतने बड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग करना कानूनी और व्यवहारिक रूप से सही है? इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे संगीन आरोप लगे तब तब सच को सामने लाने का एक ही रास्ता बचा, और वो है निष्पक्ष और पारदर्शी जांच। अगर ये आरोप बेबुनियाद हैं तो संघ और उससे जुड़े नेताओं की साख की रक्षा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी होना बेहद जरूरी है, ताकि देश के सामने सच आ सके। और अगर इन दावों में कोई सच्चाई है तो कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है, चाहे वो कोई आम नागरिक हो या किसी संगठन का सबसे शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति है। सवाल यह है कि सच क्या है? क्या ये किसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश है या फिर महज एक सनसनी फैलाने की कोशिश? ये तो आने वाले वक्त और जांच एजेंसियां ही तय करेंगी। लेकिन इतना तय है कि यशवंत सिंधे की इस एक चिट्ठी ने भारतीय राजनीति के पारी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। और लेकिन दूसरी तरफ यशवंत सिंधे की भी राहें अब इतनी आसान नहीं है। इस पूरे मामले की हर एक अपडेट, हर एक बड़े चेहरे का बयान और कानूनी पहलुओं का सटीक विश्लेषण हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। आज फिलहाल इतना ही, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है और मामला कहीं ना कभी अभी उलझा हुआ है। देश और दुनिया की तमाम बेबाक और निष्पक्ष खबरों के लिए आप बने रहिए आईजी टाइम्स के साथ।